लास्ट क्लास में दोस्तों हमने बात करी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। फिर हमने बात करी थी लैंड रिसोर्सेज को किस प्रकार से कंजर्वेशन किया जाए। आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज। तो दोस्तों आप सभी को पता है विल लिव ऑन लैंड, यानी कि हम भूमि के ऊपर रहते हैं। हमारा जो लैंड रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारी जो भूमि है, जिस अर्थ सरफेस है उसके ऊपर हम रहते हैं, तो इसको हम एज ए रिसोर्सेज कैसे माने। बिकॉज वी हाउ टू यूटिलाइज द आवर लैंड एज ए रिसोर्सेज, यानी कि हम इसको रिसोर्सेज के रूप में, यानी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करें। तो ऐसे ही लैंड जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए रिसोर्सेज है। अब आपको पता ही है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं कहाँ पे, लैंड के ऊपर। और वो भी लैंड को डिफरेंट टाइप से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी को लैंड रिसोर्सेज बोला जाता है कि यानी कि हम किस प्रकार से लैंड को यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट वेज के अंदर, उसी को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। लाइक हम बात करें, लैंड को नेचुरल रिसोर्सेज माना जाता है और ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी गई है। इट्स सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करवाते हैं। वाइल्ड लाइफ रहती है, ह्यूमन लाइफ होती है यहाँ पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे, रोड्स, ये सारी हमने कहाँ पे बनाई, हमारी लैंड के ऊपर बनाई है। हावेवर लैंड इज़ द एसेट ऑफ द फिनाइट एंड मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज दी अवेलेबल लैंड फॉर द वेरियस पर्पज़ विद द केयरफुल प्लानिंग। तो इसलिए हमें इसको केयरफुल जो है वो उसको प्लानिंग के थ्रू इसको यूज़ करनी चाहिए। और यही क्या होता है, लैंड रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर, इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। जैसे अब इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो लैंड है वो वेरियस टाइप के रिलीफ फीचर्स के अंदर पाई जाती है। रिलीफ फीचर क्या होते हैं, जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, कोई वैली हो गई, ठीक है, कोई प्लेन हो गया, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या हैं, फिजिकल फीचर हैं, इन्हीं को रिलीफ फीचर बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर जो लैंड है वो वेरियस टाइप की जो रिलीफ फीचर के अंदर डिवाइड है, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन, यानी कि इंडिया का यदि हम मैप देखें तो इंडिया का जो ऑल ओवर हम एरिया देखें, उनमें से 43% जो है, 43% जो है वो उसके अंदर प्लेन्स हैं। उसके अंदर अदर हम बात करें विच प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि 43% के ऊपर क्या है, प्लेन्स हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेटअप कर पाते हैं। फिर माउंटेन्स अकाउंट ऑफ 30% ऑफ टोटल सर्विस एरिया ऑफ द कंट्री, जहाँ पे 30% के ऊपर क्या है, माउंटेन्स हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इंश्योर perennial flow on some river provides facilities for tourism and ecological aspect। जो हमारे पर्वत हैं वहाँ से जो बारहमासी जो रिवर है वो फ्लो होती हैं। कुछ रिवर हैं जिनमें से, जैसे गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई एंड हिज ट्रिब्यूटरीज। सो ऑल ओवर ये जो है 30% लैंड मास एरिया के ऊपर पाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें, जो हमारे माउंटेन्स आपने देखा होगा, शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, ये हमारे क्या हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं। जो टूरिज्म हमें कौन देता है, माउंटेन्स प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके लिए भी हमारे माउंटेन्स जो है काफ़ी यूजफुल माने गए हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज़ द प्लेट्यू रीजन, और बाकी जो 27% है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। इसके ऊपर जो है सेंट्रल हाईलैंड, तो ऑल ओवर इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से कंसिडर किया जाता है। इस पासेज रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट कवर एरिया देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को ये ध्यान करना है कि हमारे इंडिया के अंदर 43% प्लेन्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। 30% एरिया के ऊपर क्या है, वहाँ पे माउंटेन्स रीजन है, जहाँ से वेरियस टाइप की परमानेंट जो है रिवर फ्लो होती हैं, टूरिज़्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए। वहीं पे 27% के ऊपर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जिसके ऊपर जहाँ से मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल और फॉरेस्ट एरिया देखने को मिलता है। तो हमारे लिए जो है
इस प्रकार से लैंड जो है वो एज ए रिसोर्सेज है, क्योंकि हम उसको अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। अब बात करें हम लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि हम किस प्रकार से भूमि को उपयोग करते हैं, भूमि उपयोग बोलते हैं इसको। लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है? भूमि उपयोग। तो हमारे देश के अंदर लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। तो लैंड रिसोर्सेज को इस पर्पज से जो है हम यूज करते हैं। लाइक फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो है, जैसे हम बात करें फॉरेस्ट के अंदर, इसके अलावा जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कृषि के लिए जहाँ से हम कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, लैंड अवेलेबल है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक तो बैरन लैंड और एक वेस्ट लैंड। बैरन लैंड बेसिकली होती है बंजर भूमि, और एक होती है वेस्ट लैंड जो कृषि करने योग्य नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करनी है। बंजर भूमि बैरन हो गई, और वेस्ट लैंड जो कृषि योग्य नहीं है। फिर है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, यानी कि गैर कृषि कार्यों के अंदर यहाँ पे ऐसी भूमि होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करनी है। इसके अलावा जैसे हमने वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड्स बनाई हैं, फैक्ट्रीज लगाई हैं, वो सारी लैंड किसके अंदर कंसिडर की जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के लिए अंदर यूज की जाएगी। तो ये लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के अंदर शामिल की जाएगी। इसके अलावा हम तीसरा पर्पस देखें, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड। तो ये क्या होती है? तो दोस्तों प्रतिभूमि इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फेलो लैंड जो होती है इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिभूमि। अब ये प्रतिभूमि क्या होती है, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, ग्रेजिंग एरिया बनाए जाते हैं, स्थायी चारागाह बनाए जाते हैं, गोचर भूमि इसको बोला जाता है। तो जैसे हम पहले इसके अंदर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर शामिल करें तो परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे हम क्या बनाते हैं, ग्रेजिंग चारागाह, यानी कि जो जानवर होते हैं उनको चरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्थायी चारागाह। अन्य गोचर भूमि भी इसको बोला जाता है। फिर है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप ग्रो नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया, ये जो है नेट सोन एरिया के अंदर शामिल नहीं है। तो दोस्तों लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप क्या होती है, जहाँ पे विविध प्रकार के जो ट्रीज ग्रो होते हैं, यानी कि अन्य फसलें, वृक्ष फसलें, उपवन जो होते हैं उनको हम विविध वृक्षों के अंदर शामिल करते हैं, यानी कि अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप के अंदर शामिल करते हैं। तो ये भी कुछ एरिया है जो इसके अंदर यूज होता है। थर्ड जो इसका पार्ट है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। तो ये जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कृषि योग्य बंजर भूमि बोलते हैं। कृषि योग्य है लेकिन वो क्या है, बंजर भूमि है, और जहाँ पे 5 साल से जहाँ पे किसी प्रकार की अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। तो ये आपको ध्यान करना है, यानी कि लेफ्ट कर इस ऐसी भूमि को लेफ्ट कर दिया गया है, 5 सालों से किसी प्रकार की यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। फिर बात करते हैं फेलो लैंड। फेलो लैंड को हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप से, एक होती है करंट फेलो और एक होती है अदर देन करंट फेलो। तो एक करंट फेलो क्या होती है, ये जो करंट फेलो, तो करंट फेलो को प्रतिभूमि बेसिकली यही बोला जाता है। तो एक तो होती है वर्तमान करंट फेलो होती है, यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि, और एक होता है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि। जैसे लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस फॉर दी वन और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं जहाँ पे एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, उसको बोलते हैं करंट फेलो ईयर। और अदर जो है यानी कि अदर देन करंट फेलो लेफ्ट, यानी कि अनकल्टिवेटेड फॉर देन पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। तो फेलो लैंड को हमने डिवाइड किया, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक वर्ष या उससे कम समय में, यानी कि एक वर्ष आ जाएगा इसमें, और यहाँ दूसरा जो है 1 से 5 साल के अंदर यहाँ पे किसी प्रकार की खेती नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे एक करंट फेलो और दूसरा अदर देन करंट फेलो। फिर है नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, यानी कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। नेट सोन एरिया क्या होता है, जहाँ पे हमने खेती करी है। नेट सोन एरिया जहाँ पे अभी हम कल्टिवेटेड एरिया को शामिल करते हैं, जहाँ पे अभी भी एग्रीकल्चर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ से हम फसल जो है क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करवाते हैं। तो दिस इज नॉन एज नेट सोन एरियाज फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप
आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नीट सोन एरिया। तो ये जो है इसको हिंदी में बोला जाता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फसलों को उगाते हैं, उसी को नेट सोन एरिया बोला जाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र को शुद्ध निवल क्षेत्र बोला जाता है, यानी कि एरिया सोन मोर देन वन इन एग्रीकल्चर ईयर पल्स नीट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोला जाता है। यानी कि एक वर्ष में, कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया बोला जाता है। ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब ये क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि हमने इंडिया के अंदर लैंड को किस प्रकार से यूज़ किया है, उसी को लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया बोला जाता है। लाइक द यूज ऑफ लैंड इज द डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज द पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। जैसे हम बात करें, ये जो भूमि का उपयोग होता है, किस प्रकार से हम हमारी लैंड को यूज करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं। लाइक जैसे हमने बात करी टोपोग्राफी, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कौन कौन से फिजिकल फीचर, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम क्या करेंगे, लैंड को यूज़ करेंगे। जहाँ पे माउंटेन्स हैं वहाँ की लैंड कम यूज़ हो पाएगी, और जहाँ पे प्लेन रीजन होगा वहाँ की लैंड ज़्यादा यूज़ हो पाएगी। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लैंड को यूज़ कर पाते हैं। जैसे क्लाइमेट हो गई, वहाँ की टेरेन कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लैंड को यूटिलाइज करते हैं। सॉइल हो गई, कैसी सॉइल है वहाँ पे, यदि सॉइल अच्छी है तो वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, यदि सॉइल खराब है तो वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर भी, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमने क्या सेटलमेंट्स बना लिए, तो सेटलमेंट्स बना लेते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या होती है, लैंड को यूटिलाइज कर लिया। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ये है, ये सारे जो जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि जो चीज़ें हैं, वो सारी लैंड यूज पैटर्न इंडिया को इफेक्ट करती हैं। जैसे आप यहाँ पे एक जो है फिगर देख सकते हो, जैसे जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1966 से लेकर 1961 तक जो है इस प्रकार से हम लैंड को यूज़ करते थे। जैसे हम बात करें 18%, जैसे 18% एरिया जो है 1960s के अंदर फॉरेस्ट के अंदर यूज होता था, बट अभी जो है 23 जो है वो कवर हो गया। ये कब की बात है, ये जो है 2014 to 15 की बात है। वहीं पे हम पहले जो है फॉरेस्ट के अंदर कम यूज़ करते थे, बट अभी जो है फॉरेस्ट एरिया इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ है। वहीं पे बात करें, यहाँ पे 1960s के अंदर जो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस होता था वो अप्रोक्सीमेटली 45.26% था, बट अभी जो है ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, यानी कि 45.5% जो है यहाँ पे रहा है। वहीं पे अदर एक्टिविटीज़ जो हैं, जैसे हम बात करें कल्चरेबल वेस्टलैंड, फेलो अदरलैंड, करंट फेलो और नेट सोन एरिया, ये सारी जो है यहाँ पे आप ये जो फिगर है वो देख सकते हो, किस प्रकार से हम लैंड यूटिलाइज करते हैं, और हमने किस प्रकार से जो हमारी लैंड है 1960s के अंदर किस प्रकार से यूज़ की जाती थी, और वर्तमान में किस प्रकार से लैंड को यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2014 to 15। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जैसे आप सभी को पता होगा कि इंडिया का जो टोटल लैंड मास एरिया है 32,82,263 जो है स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसके अंदर लैंड यूज डेटा जो होता है, डेटा हाउएवर इज द अवेलेबल ओनली 93% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। जैसे हम बात करें इंडिया का ऑल ओवर, यदि हम इंडिया को 100% मान लें तो उनमें से हमने 93% लैंड का ही हमारे पास डेटा अवेलेबल है। बाकी का जो है, यानी कि हम बात करें जैसे असम है, असम का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर, जितने भी ईस्टर्न जो स्टेट हैं उनका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उनका जो लैंड यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। वहीं पे इसके अलावा हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर जो ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा, तो उसका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास ऑल ओवर लैंड जो है 100% मान लें, उनमें से 93% जो है उसका ही हमें हमारे पास क्या है रिपोर्टिंग उसकी कर पाते हैं, उसी को लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर शो कर सकते हैं। जैसे हम बात करें द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज, जैसे जो परमानेंट पेस्चर स्थायी चारागाह हैं उनकी जो है वो थोड़ा सा नंबर गिरा है, डिक्रीज हुआ है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशंस ऑन दिस पेस्चर लैंड एंड व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, यानी कि हम किस प्रकार से फीड अवेलेबल करवा सकते हैं हमारे कैटल पॉपुलेशन के लिए और इसका जो है कॉन्सिक्वेंसेज क्या पड़ेंगे, यानी कि किस प्रकार से जो है इसके परिणाम होंगे, ये भी हमें देखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मोस्ट ऑफ अदर देन करंट फेलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशंस ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, हैंस दिस lands are cultivated on twins in about 2 to 3 years of its. These are included in the net zone area. Then the percentage of NSA not zone area, NSA not zone area in India's come टू अबाउट 54% ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। यदि हम बात करें इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि जो अपने आप में वेस्ट लैंड है, इन फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ही ज़्यादा आती है, तो हमें जो है ना कल्टिवेट जब हम इस लैंड को करते हैं तो हमें क्या कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इसको 2 से ज़्यादा बार जो है बोया जाता है। और इसके लिए जो शुद्ध निवल नोट सोन एरिया क्या होता है, शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र होता है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो हमें क्या होता है भारत के कुल जो सूचित क्षेत्र है उसमें 54% जो है इससे पर खेती होती है, यानी कि हमारा जो ऑल ओवर एरिया मान लिया जाता है जिसके अंदर NSA भी है, नेट सोन एरिया भी है, फिर भी हम क्या करवाते हैं 54% लैंड को ही क्या करते हैं कल्टिवेट कर पाते हैं। तो ये क्या है एक चिंतनीय विषय है, कंसर्न का विषय है, ये आपको ध्यान करना है। यानी कि हमारे पास और इसके अंदर भी 54% के अंदर भी शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है, यानी कि नेट सोन एरिया शामिल है। तो हम इंडिया के अंदर ओनली 54% लैंड एरिया को ही क्या कर पाते हैं कल्टिवेट कर पाते हैं, आपको ध्यान करना है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम द स्टेट टू अनदर, जैसे हम बात करें जो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है उसका परसेंट जो है विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है, अलग अलग है हर स्टेट के अंदर। इफ़ आई टॉक अबाउट इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरियाज इज इन पंजाब एंड हरियाणा, जैसे हम बात करें हरियाणा और पंजाब के अंदर जो कल्टिवेटेड एरिया होता है वो 80% तक होता है, वहीं पे लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार, यानी कि जो अदर स्टेट हैं जहाँ पे मात्र 10% यानी कि 10% ही भूमि को उपयोग किया जाता है, वहीं पे हरियाणा और पंजाब के अंदर ये जो है 80% तक होता है, यानी कि यहाँ पे 80% जो है एरिया को खेती के अंदर शामिल किया जाता है। तभी तो दोस्तों हम आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब जो है और जो इरिगेशन के कारण प्रभावित स्टेट माने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान करना है। और जो अदर स्टेट हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ पे मात्र 10% एरिया को ही इरिगेट किया जाता है, कल्टिवेटेड किया जाता है। जैसे हम बात करें अब दोस्तों हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जैसे दोस्तों एक पॉलिसी आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग देश के अंदर 33% जो है उसके ऊपर, यानी कि हमारा 100% एरिया मान लें तो उसमें से 33% जो है क्या होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। ये कौन बताता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बताती है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी 23% लैंड मास एरिया के ऊपर फॉरेस्ट एरिया एग्जिस्ट करता है, तो ये काफ़ी कंसर्न का विषय है। तो यदि हम बात करें कि 33% होना चाहिए लेकिन 23% ही, ये भी काफ़ी यानी कि कंसर्न का विषय है। इफ़ वी टॉक अबाउट इट वाज द आउटलाइन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इट वाज द कंसिडर्ड इनिशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये जो है यदि हम इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो ये काफ़ी इनिशियल होगा मेंटेन किसको करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए काफ़ी जो है उपयोगी होगा। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फॉरेस्ट
फ्रिंग्स ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट, यानी कि काफ़ी लोग जो हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। अ पार्ट ऑफ दिस लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट ऑन अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। जैसे इसके अलावा भी दोस्तों लैंड को जो है वेस्ट लैंड और लैंड पुट ऑन अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे वेस्ट लैंड क्या होती है, जो लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड और डेजर्ट के अंदर शामिल होती है, उसको हम वेस्ट लैंड के नाम से कंसिडर करते हैं। और अदर जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवे, इंडस्ट्री, ये होती है, वो सारी नॉन एग्रीकल्चर लैंड मानी जाती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू दी कंजर्व एंड मैनेज इट। तो हमें इसको जो है क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। वहीं पे बंजर भूमि में पहाड़ी एरिया जो है वो वगैरह शामिल आ जाते हैं। और हमारे लिए इसके लिए जो है यानी कि हमारा जो लैंड है उसको काफ़ी सालों से ये मांग उठती रही है कि इसको कंजर्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको क्या करते हैं, इसकी अवहेलना की जाती है। हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, और इसका परिणाम क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि हमारी भूमि जो है उसका निम्नीकरण होता है, उसका घटाव होता है। दिस इज टर्न हैज़ सीरियस रिपरसियस ऑन द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, पर्यावरण पर गंभीर आपदा आने का जो है वो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। इसके बाद में हम लैंड को किस प्रकार से कंजर्व किया जाए इसके लिए कुछ मेजर्स हम उठाते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, यानी कि हम किस प्रकार से जो हमारी लैंड है उसको कंजर्व। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, भूमि निम्नीकरण, और उसका किस प्रकार से कंजर्व किया जाए, कौन कौन से मेजर हमें उठाने चाहिए जिससे हमें लैंड को क्या करें, कंजर्व कर पाएँ। वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड वी विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन टू, यानी कि हमारी जो भूमि है वो ऐसा एकमात्र ऐसा रिसोर्सेज है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी भूमि का उपयोग करेगी, ये आप सभी को पता है। जैसे हम क्या करेंगे, फ्यूचर में भी क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। तो हम ऐसा नहीं है कि हमारी जो पूर्वज थे उन्होंने ही लैंड को यूज किया है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको यूज करेगी। जैसे हम बात करें 95% ऑफ द आवर बेसिस नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड, यानी कि हमारा 95% जो भूमि है अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे फूड हो गया, मकान हो गए, कपड़े हो गए, वो अपनी आवश्यकताओं का हम कहाँ से लेते हैं, लैंड से ही लेते हैं 95%, यानी कि 95% चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं, लैंड से लेते हैं, हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रोट अबाउट डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पैलेस ऑफ नेचर्स फोर्स टू क्यूज डैमेज टू लैंड, यानी कि अपने आप में मानव जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक ताकत जो हैं, पावर्स हैं, उनको भी क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी डेंजर होने वाला है। या आपको ध्यान रखना है कि लैंड को किसी प्रकार से हमें डैमेज नहीं होने देना है, क्योंकि हम हमारी जो 95 बेसिक जो नीड्स हैं वहीं से फुलफिल करते हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द डिफॉरेस्टेशन, आवर ग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्योरिंग्स टू हैव दी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दी लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि समय रहते हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे हमारा जो क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। जैसे हम वनों को काटते हैं और ग्रेजिंग, ज़्यादा पशुओं को चराते हैं, माइनिंग करते हैं, और वेरियस जो हैं क्यूरीज होती हैं जिनके थ्रू जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है, ये आपको ध्यान करना है। जैसे माइनिंग साइट्स आर abandoned after the excavations work is complete हैं, लिविंग्स डीप स्केयर्स एंड ट्रैक्स ऑफ आवर बर्डिंग, यानी कि जहाँ पे खनन के उपरांत जो खदानें होती हैं, जहाँ पे हम खाने इनको बोला जाता है, तो उनको मलबा जो जहाँ से निकलता है उसको हम क्या छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो जो वहाँ पे मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो उड़कर जो है नियर बाई एरिया में पहुँच जाती है। इससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, कुछ माइनिंग स्टेट हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे माइनिंग का काम होता है, और माइनिंग का काम करने के बाद उन जो खदानें होती हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता है, जहाँ से डस्ट जो है वो उड़कर दूसरी जगह पे पहुँच जाती है। लाइक मैं बात करूँ स्टेटों की, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा डिफॉरेस्टेशन डू माइनिंग हैव क्यूज्ड से
सेवियर लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि ये जो स्टेट हैं कुछ ऐसे जहाँ पे माइनिंग के थ्रू हमने काफ़ी डिफोरेस्टेशन किया, यानी कि पेड़ों को काटा, जिससे यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की समस्या देखने को मिलती है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ देम मेन रिसोर्सेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। यदि हम बात करें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग यानी कि अति पशुचारण बोलते हैं इसको, ओवर ग्रेजिंग अति पशुचारण से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। इसके अलावा इन अदर स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर ज़्यादा जो है हमने क्या किया, इरिगेशन किया, तो ये भी अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, ये भी आपको ध्यान करना है। Due to water loggings leading to increase in salinity and alkalinity is in the soil, the mineral। यदि हम बात करें इसके अलावा तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अति सिंचाई कर लेते हैं, तो उससे जल क्रांता की और भूमि निम्नीकरण के लिए जो कुछ कारण है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम बात करें जहाँ पे जल भराव, इसको क्या बोलते हैं, जैसे वाटर शॉर्टेज होती है, ये शॉर्टेज नहीं, ज़्यादा पानी जहाँ पे बढ़ता है उसको हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग। तो ये जो वर्ड आया है वाटर लॉगिंग, उसको बोलते हैं जलाक्रांता, यानी कि ज़्यादा पानी की समस्या। जैसे आपने देखा होगा जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे एक कैनाल जा रही है जिसको इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, तो वहाँ पे ये जो वाटर लॉगिंग है वो समस्या देखने को मिलती है और वहाँ पे नमक की जो मात्रा वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्रेडिंग्स ऑफ द लाइमस्टोन फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर द ceramics industry generate huge quality of dust and in the atmosphere। यानी कि ये जो खनिज प्रक्रियाएं हैं, जिस प्रकार से हम सीमेंट बनाते हैं चूना पत्थर को पीस कर, तो उससे जो है, और बर्तन उद्योग में भी चूने जो खड़िया पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, उसका यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है, जब हम फैक्ट्रीज़ के अंदर इनको यूज़ करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी जो डस्ट होती है वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें उड़कर उसको पोल्यूट करती है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन प्रदान करती है। तो ये क्या है, लैंड डिग्रेडेशन के कुछ कारण हैं, ये आपको ध्यान करने हैं। जब जैसे इसके आगे हम बात करें, इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस्ड एज द वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट ऑफ कंट्री। यानी कि ये कुछ कारण हैं जिसके जो हमारे इंडिया के अंदर हैं, जो इसके काफ़ी लैंड और वाटर पॉल्यूशन के काफ़ी कारण हैं जो हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये फॉर्मेशन आप देख सकते हो, देर आर मैनी वेजेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन अफोर्ड। जैसे हम किस प्रकार से हम जो भूमि निम्नीकरण है यानी लैंड डिग्रेडेशन है उस किस प्रकार से उसको कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो एक तो हमें यहाँ पे अफोरेस्टेशन करना होगा, यानी कि पेड़ों को नहीं काटना होगा, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी कि ग्रेजिंग जो होता है पशुचारण होता है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट के बेल्ट बनाने होंगे। कंट्रोल ऑन और ग्रेजिंग, stabilizations of sand dunes by the growing thorny bushes are some of the method of check land degradation in arid areas। यानी कि जो एरिड एरिया है वहाँ पे कुछ झाड़ियों को, पेड़ों को लगाना होगा, जिससे जो गर्मियों के टाइम पे हवा चलती है और लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको रोका जा सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड पड़ी है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो माइनिंग होती है उसको कंट्रोल करना होगा। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल्स ऑफ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन बी रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबर्बन एरियाज। यानी कि कुछ हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा जिससे बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात जो विसर्जित करने जल भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैन बी रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन, यानी कि ये सारी जो है मिसमैनेजमेंट के कारण ही क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। जब ये मिसमैनेजमेंट सही हो जाएगा, हम प्रॉपर
प्लानिंग करेंगे, शेल्टर लगाएंगे पेड़ों के, और एफोर्टेशंस करेंगे यानी कि पेड़ों को नहीं काटेंगे, और जो ग्रेजिंग होती है उसको कंट्रोल करेंगे, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड कंजर्वेशन बोलते हैं। ये इस प्रकार से हम मेजर उठाएंगे। तो आप जो है अंडरलाइन कर सकते हो, लैंड, ये एफोर्टेशन हो गया, प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट हो गया, वेस्ट लैंड जो होती है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट कैन बी लैंड वेस्ट एंड डिस्पोजल। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, मेजर्स हैं, जिससे हम क्या करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन को प्रॉपर कंट्रोल करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं सोइल एज ए रिसोर्सेज। अब दोस्तों सोइल जो है हमारे लिए एज ए रिसोर्सेज किस प्रकार से, जिस प्रकार से लैंड जो है हमारे लिए एक रिसोर्सेज थी, ऐसे ही हमारी जो सोइल है जो अर्थ सरफेस के ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसी को रिसोर्स बोला जाता है। सोइल हमारे लिए रिसोर्स कैसी है, सोइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अपने आप में ये एकमात्र ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है जो रिन्यू होता रहता है। मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान करना है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं डिफरेंट टाइप से, और यहाँ पे वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ सर्फेस के ऊपर रहते हैं। तो ये आपको ध्यान करना है। दिस सॉइल इज़ द लिविंग सिस्टम, जो सोइल है वो अपने आप में कैसा है, जीवित सिस्टम है। इट इज़ द टेक्स मिलियन ऑफ ईयर फॉर्म ऑफ सोइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। यदि हम मिट्टी की बात करें तो कुछ सेंटीमीटर जो गहरी मृदा बनने में, यानी कि मृदा होती है मिट्टी, तो मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर मिट्टी आई, हमने कल्टिवेट किया और बस तुरंत ही ये जो है, यानी कि ये जो मिट्टी बनी है ना, इसको काफ़ी लाखों साल बनने में लगे हैं। तो ये आपको ध्यान करना है, ठीक है दोस्तों। वहीं पे हम बात करें रिलीफ पेरेंट्स रॉक और बेड रॉक्स, यानी कि किसके कारण बना है, पेरेंट रॉक और अन्य जो फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारे फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर शामिल हुए हैं, यानी कि हमारी जो सॉइल है ना वो डिपेंड करती है इन फैक्टर्स के ऊपर। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, वहाँ की जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसके ऊपर वहाँ की सॉइल डिपेंड करती है। तो ये आपको ध्यान करना है। Various force of the nature such as the change in temperature, actions of running water, wind and glacier, activities of decomposers etc. यानी कि जितने भी प्रकृति के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो तापमान के अंदर जो परिवर्तन होता है, यानी हम बात करें कोई वाटर फ्लो हो रहा है, यानी कि विंड चलती हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, अपघटन क्रियाएं आदि जो हैं वो सारी किसमें योगदान देती हैं, वो हमें योगदान देती हैं मिट्टी बनने में। हमारी मिट्टी जो है इन कारणों से बनती है। तो ये जो है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर जो है उसके थ्रू भी विंड का इफेक्टिव पड़ता है, ग्लेशियर और एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर, यानी कि जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, तो उससे भी मिट्टी की जो है क्वालिटी बनी रहती है। जैसे केचुए जो है हमारी मिट्टी को काफ़ी फर्टाइल बनाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सारे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सॉइल को फॉर्मेशन करने में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज विच टेक प्लेस इन सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट, यानी कि जो जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है हमारी इस सॉइल के अंदर। सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये जो है हमारी जो मिट्टी होती है उसके अंदर जैव जैसे ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से मिलकर ही हमारी सॉइल बन पाती है। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमस भी पाई जाती है और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी पाए जाते हैं, ऐसे ही हमारी सॉइल नहीं बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द सॉइल ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। तो हम उनके काफ़ी फैक्टर हैं जिनके आधार पे, यानी कि किस प्रकार का सॉइल फॉर्मेशन है, कलर कैसा है, थिकनेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, एज कितनी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कितनी है, उसके आधार पे हम भारतीय मिट्टी यानी कि उसको डिवाइड कर सकते हैं। तत्व, रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी जो भौतिक गुण होते हैं उनके आधार पे भारत की जो मिट्टी है उसको कई टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ द soil. India has varied relief feature, landforms, climate,
Reliance and vegetation type, these have the contributed in development of various type of soil। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। ये कौन सी होती है? इसको बोलते हैं उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मृदा बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोला जाता है इसको, ये आपको ध्यान करना है। तो जलोढ़ मृदा यानी कि रिवर के थ्रू हर साल नई परत बिछा दी जाती है, उसी को एलुवियल सॉइल बोला जाता है। यानी कि ये अपने आप में सबसे नई मिट्टी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। ये सबसे जो है फैली हुई और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी देश की मानी जाती है। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन है, वो किससे डिपॉजिट है? एलुवियल सॉइल से डिपॉजिट होकर बना हुआ है। जैसे हम मैं बात करूं, ये जो हमारा यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे जिसको किसने बनाया है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है। ये सारा जो है वो किससे बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपॉजिट बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स लाइक इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो तीनों रिवर ने मिलकर जो है इसको बनाया है। दीज सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। तो इसके अलावा भी जो दोस्तों ये राजस्थान और गुजरात में एक छोटे से नैरो बेल्ट के अंदर पाई जाती है। एलुवियल सॉइल इज द आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यानी कि ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर भी पाई जाती है। कौन सी? एलुवियल सॉइल। पर्टिकुलरली इन डेल्टाज ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो हमारा कोस्टल रीजन है जहाँ से वेरियस टाइप की जो रिवर है वो फ्लो होती है, तो यहाँ पे वेरियस टाइप के डेल्टा बनते हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये जितने भी डेल्टा हैं इनके यहाँ पे मुहाने के ऊपर जो है माउथ ऑफ द रिवर, यहाँ पे क्या होती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जैसे हमने 4 रिवर का यहाँ पे एग्जांपल देखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और गंगा रिवर के जो डेल्टा है उसके अंदर तो पाया ही जाता है, ये तो आपको ध्यान ही रखता है। ठीक है। इसके बाद में द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो इसके अंदर जो है वेरियस जो है प्रोपोर्शन पाया जाता है, सैंड, सिल्ट और क्ले इसके अंदर पाया जाता है। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल particles appear somewhat bigger in size in the upper reaches of river valley near the place of break of the slope. The soil are coarse. Such soil are more common in Piedmont plains such as the Duras, Chos and Thrai। तो ये जो है एलुवियल सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अलग अलग स्थानों। जैसे हम बात करें, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो हमारी जो जलोढ़ मृदा होती है इसके अंदर रेत, सिल्ट और मृतिका होती है, वो विभिन्न अनुपात में पाई जाती हैं। एज वी मूव इनलैंड्स टुवर्ड द रिवर वैली, यदि हम बात करें नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर जाते टाइम पे, तो मृदा की जो कण होते हैं विद द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वॉट बिगर इन साइज। यानी कि जो मिट्टी के कण होते हैं आकार इनका ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, जैसे इन द अपर रीच ऑफ द रिवर वैली नियर द पैलेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप। यानी कि ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी में बड़े मैदानों जैसे यहाँ पे जो मोर कॉमन पिडमाउंट प्लेन पाए जाते हैं, सच द दुराज, चोस एंड तेराई। ये 3 प्रकार के जो है पिडमाउंट प्लेन्स पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दुराज, चोस एंड तेराई, ये जो है 3 जो है पिडमाउंट प्लेन्स पाए जाते हैं, एलुवियल सॉइल के ही ये मोस्टली पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स ऑफ द कंपोनेंट सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। जैसे कणों के आकार या घटकों के आधार पे हम मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी की जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल सॉइल। यानी कि जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। एंड जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसको खादर भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान करना है। तो खादर का एग्जाम्पल काफ़ी इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। सो यहाँ पे देख सकते हो जो ओल्ड एलुवियल सॉइल रीजन होता है उसको बांगर बोला जाता है, और जो न्यू एलुवियल सॉइल रीजन होता है वो खादर कहलाता है। दी बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशंस ऑफ कंकर। यहाँ पे जो है बांगर के अंदर सोइल जो है कंसंट्रेशन ऑफ कंकर वो ज़्यादा पाया जाता है, और नोड्यूल्स देन दी खादर इनके, यानी कि
कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जो खादर होता है इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स लैंड एंड मोर फर्टाइल देन दी बांगर। या जो खादर होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है मोर देन बांगर। तो ये आपको ध्यान करना है कि ज़्यादा फर्टाइल कौन सा है, खादर यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल है। और इसके अंदर महीन कण ज़्यादा पाए जाते हैं कि मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, मोर फाइन पार्टिकल, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। अलुवियल सोइल एज द होल आर वेरी फर्टाइल, यानी कि अलुवियल सोइल जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी ऑफ सोइल है वो अच्छी खासी है। मोस्टली दिस सोइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। इसके अंदर जो है यानी कि किसी भी मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो पोटास और नाइट्रोजन से शायद चेक की जाती है। तो इसके अंदर पोटास जो है वो अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरिक एसिड एंड लाइम वो भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। इसके अंदर हम क्या क्या ग्रोथ करते हैं, शुगर केन यानी गन्ना, पैडी चावल, व्हीट गेहूँ, एंड अदर केरियल्स। अदर जो है फसल, खाद्यान्न फसल, केरियल्स होता है खाद्यान्न फसलें, जो खाने योग्य फसलें होती हैं केरियल्स होती हैं, एंड पल्स क्रॉप। और इसके अलावा जो दाल होती हैं वो भी हम ग्रो करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, इसके ज़्यादा हाई फर्टाइल होने के कारण रीजन ऑफ एलुवियल सोइल आर द इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। इसी के कारण यहाँ पे जो एरिया है वो काफ़ी कल्टिवेटेड एरिया माना जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोला जाता है। तो ये सारा जो रीजन है जहाँ पे एलुवियल सोइल पाई जाती है, ये सारा रीजन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। सोइल इन द ड्रेयर्स एरियाज आर मोर alkynes and can be productive आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। यानी कि हम बात करें इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यदि हम इसके ऊपर फोकस करें तो हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन को प्रॉपर ट्रीटमेंट करके और उनको काफ़ी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है इस रीजन को। सेकेंड सॉइल इज द ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो इसको हम कलर के अंदर ये ब्लैक होती है, उसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल। ये आपको ध्यान करना है। ब्लैक सॉइल इज़ द आइडियल फॉर द ग्रोविंग कॉटन। ये किसके ग्रोथ के लिए अच्छी मानी जाती है, कॉटन के लिए। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसका दूसरा नाम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान करना है। इट इज़ द बिलीव दैट द क्लाइमेट conditions along with the parents rock material are the important factor for the formations of black soil। तो ये जो ब्लैक सॉइल होती है वो किस प्रकार से बनती है, तो ये जो है जलवायु और जनक सेलें जो होती हैं, जो हमारी इग्नियस सेलें होती हैं, तो इसमें ये जो काली मिट्टी होती है इसको बनने में काफ़ी उपयोगी होती हैं। यानी कि जो जितनी भी सेलें होती हैं और क्लाइमेट होती है वो मिलकर ही ब्लैक सॉइल को बनाती हैं, ऐसे मान लो आप। तो द फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ये सारे जो फैक्टर हैं वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, ब्लैक सॉइल का। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज द टिपिकल ऑफ द डेकन ट्रेफ, यानी कि जो बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न डेकन प्लेट्यू एंड द मेड ऑफ लावा फ्लोज। यानी कि इस प्रकार की जो मृदाएं होती है जो हमारे डेकन प्लेट्यू होता है, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में भी मोस्टली पाई जाती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, एक तो डेकन प्लेट्यू के अंदर और एक उत्तर पश्चिमी भागों में मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, आपको ध्यान करना है। दिस कवर ऑफ प्लेट्यू महाराष्ट्र, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। और एक है सौराष्ट्र, क्या बोला, सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र बोला जाता है इसको। मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। तो ये जो है यहाँ पे मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, एक तो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड ऑफ द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज के अंदर ये मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ये आपको ध्यान करना है। द ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन। ये क्या है, काफ़ी जो है मोस्टली क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन, ये क्ले और मटेरियल, यानी कि जो पतली महीन बारीक कणों वाली होती है इससे मिलकर बनी होती है और इसके अंदर वेरियस टाइप की जो मृतिका मटेरियल जो होती है वो पाए जाते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये जो है मॉइस्चर होल्ड रखने की कैपेसिटी रखती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा in capacity well known for the capacity hold moisture, in additions they are rich in soil nutrient
सच एज द कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। यानी कि जो मिट्टी होती है ये काफ़ी जो है इनसे मिलकर बनी होती है। पोटास, सारी चीज़ों जितने भी मिनरल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं। सोइल आर जनरली पुअर इन द फास्फोरिक कंटेंट्स। तो ये जो मिट्टी होती है फास्फोरस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान करनी है, जो फास्फोरस होता है वो इसमें कम पाया जाता है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। यानी कि गर्म जो मौसम होता है उसके अंदर इसके अंदर बड़े बड़े गहरे क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि इसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं। विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। दीज सॉइल आर स्ट्रिक्टली वेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड immediately after the first shower on during the pre-monsoon period। तो यानी शुष्क मौसम में इन मर्दों में गहरी दरारें पड़ जाती है, आपको बता ही दिया। और इसमें अच्छी तरह की वायु का मिश्रण हो जाता है जिससे गीली होने पर ये मर्दाएँ आपस में चिपचिपी, ठीक है, एरिएशंस ऑफ सॉइल यानी कि अपने आप में चिपचिपी जो है हो जाती है। और इनको जोतना, यानी कि सॉइल स्ट्रिक्टली वेन दी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस, यानी कि इसको जोतना भी यानी कि कल्टिवेट करना भी मुश्किल हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो जुताई होती है मानसून के प्रारंभ में वो बौछार से शुरू की जाती है। तो ये स्टार्टिंग में जब इसके अंदर प्री मानसून की जो बारिश होती है इसी के अंदर इसको कल्टिवेट किया जाता है। कौन सी सॉइल के अंदर? ब्लैक सॉइल के अंदर। इसके बाद में है रेड एंड येलो सॉइल। ये क्या होती है? तो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। तो ये जो है लाल और पीली जो मिट्टी होती है ये हमारे दक्कन पठारी के पूर्वी और हिस्सों में पाई जाती है। और एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हमारे जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण सर्दर्न पार्ट में रवेदार जो इग्नियस रॉक्स होती हैं कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती हैं, जहाँ पे यानी कि लाल मृदा जो है वो मिट्टी हमारे जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वहाँ पे और उसके दक्षिण हिस्सों में पाई जाती है। और जो इग्नियस रॉक्स है उनमें कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ ओडिशा। ये कहाँ पे पाई जाती है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, सर्दर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड आल्सो पिडमाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। जो पिडमाउंट जोन है वेस्टर्न घाट में जो पश्चिमी, ये जो हमारा ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो पिडमाउंट जोन है यानी कि जहाँ पे पिडमाउंट जो इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, यहाँ पे मोस्टली ये जो रेड येलो सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा जो मिडिल गंगा प्लेन है वहाँ पे भी ये सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। यानी कि इन मृदाओं का लाल रंग जो होता है वो एक तो इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं रूपांतरित चट्टानों में लोह के प्रसार के कारण, यानी कि कलर ऑफ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, यानी कि डिफ्यूजन होता है आयरन के प्रसार के कारण, यानी कि इसके अंदर जो आयरन होता है उसका प्रसार होता है, उसी के कारण इसका रंग जो है वो कैसा होता है? रेड होता है। वहीं पे इट लुक्स येलो व्हेन इट्स ऑक्योर इन हाइड्रेट फ्रॉम, यानी कि इसका पीला रंग कब पड़ता है? जब जल योजन के कारण होता है। जल योजन यानी कि इसमें पानी हाइड्रेट होना, पानी की कमी होना, तो इसका कलर पीला कब होता है? जब इसमें पानी की कमी होती है। और लाल कब होता है? जब इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है। तो ये आपको ध्यान करना है, इसका कलर दो टाइप से चेंज होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन रेड, और येलो कब होता है? जब हाइड्रेट होती है, तो इसके कारण जो है इसका कलर येलो हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल हैज़ बीन ड्राइड फ्रॉम द लैटिन्स वर्ड लेटो विच मीन्स ब्रिक, यानी कि अपने आप में लेटेराइट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। ब्रिक क्या होता है? ईंटें होती हैं। ब्रिक क्या होती हैं? ईंट। तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। लेटेराइट मृदा जो होती है यानी कि दी लेटेराइट सॉइल डेवलप अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ये मोस्टली जो लेटेराइट मृदा का निर्माण जो होता है वो एक तो होता है ट्रॉपिकल रीजन, जैसे हम इंडिया को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन होता है, और ये होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया के अंदर ये जो लेटेराइट सॉइल होती है ये दोनों पार्ट्स के अंदर पाई जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो मोस्टली जो है
क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद आने के कारण होता है, यानी कि दोनों क्षेत्रों के अंदर ट्रॉपिकल में भी पाई जाती है और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर भी पाई जाती है। और कब कब, वेट और ड्राई सीजन दोनों टाइम के अंदर पाई जाती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और ये जो है भारी वर्षा से अत्यधिक जो लीचिंग होता है, लीचिंग यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लिक्सालन, लिक्सालन होता है, यानी कि मृदा की मिट्टी की क्वालिटी डिक्रीज होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो भारी वर्षा के परिणाम है यानी कि लेटेराइट सॉइल। भारी जब वर्षा होती है तो लीचिंग होती है, और लेटेराइट जो मृदा होती है अपने आप में काफ़ी डीप होती है, और इसकी जो पीएच मान होता है वो लेस देन 6.0 होता है, यानी कि लेटेराइट सॉइल आर मोस्टली डीप एंड वेरी डीप, और एसिडिक होती है काफ़ी। ये जो है आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखनी है, वेरी डीप होती है, एसिडिक होती है, और इसके अंदर लीचिंग पाई जाती है, यानी कि डिक्रीज ऑफ सॉइल क्वालिटी। और पीएच मान जो होता है इसका लेस देन 6.0, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी एसिडिक सॉइल ये मानी जाती है। जनरली डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड ऑक्योर मोस्टली इन सदर्न स्टेट। जैसे हम बात करें, यह अधिकतर हमारे जो डेक्कन स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, कुछ भागों और उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में मोस्टली पाई जाती है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसके अंदर ये मोस्टली पाई जाती है। वेयर दिस सॉइल सपोर्ट ऑफ डिसीडियस एंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके अंदर जो है मोस्टली पर्णपाती और सदाबहार जो वन होते हैं जो हमेशा हरे रहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ द ह्यूमस रिच, ये ह्यूमस में काफ़ी रिच है, बट अंडर द स्पेस वेजिटेशन एंड सेमी एरिड इन्वायरमेंट। जैसे हम विरल वनस्पति जो है, अर्ध शुष्क पर्यावरण है, इसमें मात्रा इनकी कम पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान करना है। जैसे हम इसमें ह्यूमस तो अच्छी खासी पाई जाती है, लेकिन स्पेस और वेजिटेशन जो है, सेमी एरिड इन्वायरमेंट, इसमें उनकी मात्रा कम पाई जाती है। इट इज़ द जनरली ह्यूमस पुअर, और इसके अंदर ह्यूमस जो है पुअर पाई जाती है। दे आर द प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशंस ऑन दी लैंडस्केप। यदि हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उनके अनुसार उसमें अपर्दन और भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा बनी रहती हैं, यानी कि यहाँ पे इरोजन और डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा कंडीशन में देखने को मिलता है। आफ्टर अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है इस रीजन के अंदर। कौन सी रीजन के अंदर? ये जो लेटेराइट सॉइल होती है इसके ऊपर जो है मोस्टली कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के अंदर क्या उगाई जाती है? चाय। कंजर्वेशन ऑफ टेक्निक पर्टिकुलरली टी एंड कॉफ़ी। रेड लेटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यूनट। यहाँ पे काजू जो है वो भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाए जाते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की जो लाल लेटेराइट मिट्टी है वो काजू की फसल के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी सुटेबल मानी जाती है, यह आपको ध्यान करना है। फिर हम बात करें एरिड सॉइल, लास्ट है मरुस्थलीय मृदा इसको बोला जाता है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम दी रेड एंड ब्राउन इन कलर। तो ये जो है भूरा कलर इसका होता है और लाल कलर इसका मोस्टली बोला जाता है। ये मृदाएं दीज आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर, यानी कि ये जो है थोड़ी सी रेतीली और लवणी इसमें, यानी कि सैलाइन होती है, लवणीय, इनमें नमक की मात्रा थोड़ी सी पाई जाती है, ठीक है, नेचर के अंदर, यानी कि थोड़ी सी नमकीन होती है। इन सम एरियाज ऑफ साल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द वेपोरेटिंग्स द वाटर, यानी कि यहाँ पे नमक की मात्रा इतनी अधिक है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में वहाँ पे वेपोरेशन यानी कि वाष्प जो है ज़्यादा बनती है, और खाने का नमक भी यहाँ पे मोस्टली बनाया जाता है। तो नमक का वेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें नमक जो है ज़्यादा पाया जाता है इस मिट्टी में। कौन सी में? एरिड सॉइल के अंदर। नहीं समझ आया? तो देखो वापस से देखो, यानी कि इन सम एरियाज ऑफ द साल्ट कंटेंट इट वेरी हाई, जहाँ पे नमक ज़्यादा मिलता है। तो ये क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पे वेपोरेशन ऑफ वाटर जो है ज़्यादा होता है। ड्यू टू दी ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर, यानी कि ड्राई क्लाइमेट के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण वेपोरेशन ज़्यादा होता है। एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, सॉइल जो है ह्यूमस को और मॉइस्चर को ज़्यादा कैच नहीं कर पाती है, इसी कारण यहाँ पे जो है क्या होता है, इसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ह्यूमस और इसकी नमी की मात्रा कम होती है। फिर इसके बाद में हम बात करें
evaporation faster in soil. The lower horizons of the soil are occupied by the conker because of the increasing calcium content डाउनवर्ड्स। यानी कि हम बात करें मृदा की सतह से नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है जब इंक्रीज ऑफ कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो लेयर क्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करें आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दो सॉइल बिकम्स कल्टिवेबल एज द बीन इज द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जैसे यदि हम प्रॉपर इसमें सिंचाई करें तो ये इसको कल्टिवेबल जो है लैंड बनाया जा सकता है। जैसे हमने बात करी वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ पे कुछ एरिया है जहाँ पे केनाल के थ्रू इरिगेशन होती है। लास्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन्स एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट एंड अवेलेबल। ये जो लास्ट जो सॉइल है वो कौन सी है? फॉरेस्ट। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोस्टली हम इनको बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है फॉरेस्ट सॉइल, इसको वन मृदा भी बोला जाता है। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली रीजन। ये हिली रीजन और माउंटेन्स एरियाज़ के अंदर पाई जाती है जहाँ पे फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं वर्षा वन रहते हैं। ठीक है, दिस सॉइल टेक्सचर्स वेरी अकॉर्डिंग टू माउंटेन्स इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। यानी कि जो इसका जो गठन है, इन मृदाओं का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है, वो हर साल जो है चेंज होता रहता है। मोस्टली दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स क्रॉस ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स। यानी कि मोस्टली जो है ये नदी घाटियों में मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। ये जो है ना सिल्ट इन वैली साइड आर कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स। तो मोस्टली जो है ये मृदाएं एक तो दोमट भी होती हैं और सिल्टदार भी होती हैं। ऊपरी ढलानों पर गठन मोटे कणों का होता है, यानी कि इन दी स्लो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयस। यानी कि इनका जो ढालों के ऊपर जो है थोड़ी सी मोटे कणों की ये जो है सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन एंड एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। यानी कि इसके अंदर जो है एक तो मृदाओं का अपरदन जो है बहुत ज़्यादा होता है और ये कम जो है एसिडिक होती है। ठीक है, तथा इसमें ह्यूमस रहित यानी कि ह्यूमस जो है वो लो ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है। दिस सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ द वैली और पर्टिकुलरली इन रिवर टेरेन्स एंड एलुवियल फेंस आर फर्टाइल। यानी कि मोस्टली जो है नदी घाटियों के निचले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे जहाँ पे रिवर टेरेन होता है वहाँ पे जलोढ़ पंख आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो इन रीजन के अंदर ये एलुवियल फेंस जो है वो काफ़ी फर्टाइल माने जाते हैं, यानी कि काफ़ी उपजाऊ माने जाते हैं। लास्ट इसका इस चैप्टर का पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल इरोजन होता क्या है? तो मिट्टी का निम्नीकरण यानी कि डिग्रेडेशन या डेनुडेशन ऑफ द सॉइल। यानी कि मिट्टी की जो फर्टिलिटी या कैपेसिटी होती है वो जब डिक्रीज हो जाती है उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। देखो यहाँ पे इरोजन आप देख पा रहे हो, यानी कि मिट्टी का एक जगह से दूसरे स्थान पे, यहाँ पे कमज़ोर मिट्टी होगी तब दूसरे स्थान के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। और इसका फिर संरक्षण किस प्रकार से करें? तो डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सक्वेंट वॉशिंग्स डाउन इन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। जब ये वॉशिंग होती है, जब इसमें क्वालिटी डाउन होती है, डेनुडेशन होता है, कमज़ोर पड़ती है, तो उसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। दी processes of the soil formations and erosion go on stimulationally and generally there is the balance between the two। यानी कि दोनों के अंदर जो है ये मृदा बनती कैसे है और अपरदन किस प्रकार से होता है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो साथ साथ मोस्टली चलती हैं और इनमें आपस में बैलेंस बना रहता है। तो दोस्तों ये मोस्टली जो है ना सॉइल इरोजन ये कैसे होता है? समटाइम द बैलेंस ऑफ disturbed due to human activities like the deforestation or grazing कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग। ये जो है किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, डिफोरेस्टेशन और ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड माइनिंग, इनके कारण जो है बैलेंस क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, उसी से सॉइल इरोजन होता है। व्हील नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। तो मोस्टली सॉइल इरोजन करता कौन है? तो नेचुरल फोर्सेज होती हैं लाइक विंड, ग्लेशियर और वाटर। ये तीनों चीज़ें जो हैं सॉइल इरोजन को बढ़ाती हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू दी क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गुलीज। यानी कि जो रनिंग वाटर होता है, छोटी छोटी स्ट्रीम जो होती हैं वाटर फ्लो के थ्रू जो है इरोजन को बढ़ाती हैं, जिनको डीप चैनल गुलीज बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? छोटे छोटे नाले, गुलीज होते हैं छोटे छोटे नाले। द लैंड बिकम्स
अनफिट फॉर कल्टिवेशन, जो लैंड क्या बन जाती है, अनफिट होती है कल्टिवेशन के लिए, एंड नॉन एज बैड लैंड, और उसी को क्या बोला जाता है, उत्खात भूमि बोला जाता है, बैड लैंड। जिस प्रकार से बैड बॉयज होते हैं ऐसे बैड लैंड भी होती है जिसके अंदर हम कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं। इन दी चंबल्स बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रवाइंस। तो यहाँ पे जो चंबल रीजन है, चंबल जो रिवर फ्लो होती है हमारे राजस्थान से ऐसे जाती है, और ट्रिब्यूटरी है चंबल किसकी, यमुना रिवर की। तो ये जो जितना भी रवाइंस इनको यहाँ पे बोला जाता है, जब यहाँ पे सोइल इरोजन होता है तो इनको क्या बोला जाता है, रवाइंस। तो यहाँ पे एक वर्ड आया रवाइंस, जो चंबल बेसिन के अंदर मोस्टली देखे जाते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लो एज ए सीट our large areas down a slope, in such cases the top soil is washed away। तो इसको जो है ना हम मोस्टली सॉइल इरोजन को 3 नामों से जान सकते हैं। एक तो हो गया रेवाइंस, ये जो चंबल रिवन के अंदर पाए जाते हैं, एक हो गया गुली, एक सीट इरोजन। तो ये आपको ध्यान करना है, यहाँ पे जो है उत्खात भूमि हो गया एक तो, रेवाइन, सीट इरोजन, ये मोस्टली 3-4 टाइप इसके माने जाते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हो। जब वाटर के थ्रू जब एक पूरी सीट का ही अपरदन होता है, जब एक जगह से दूसरे स्थान पे होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीट इरोजन। यानी कि मर्दा घुलकर जल के साथ जब बहने लग जाती है तो उसको चादर अपरदन बोलते हैं। सीट इरोजन क्या होता है, चादर अपरदन, यानी कि पूरी की पूरी जो मिट्टी के ऊपर की लेयर होती है वो अपने आप में उसका इरोजन हो जाता है, उसी को हम सीट इरोजन बोलते हैं। विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग स्लेन नॉन एज विंड इरोजन। और इसका तीसरा पार्ट कौन सा है, विंड इरोजन। यानी कि पवन जो होती है, विंड होती है, वो अपने मैदान तथा ढालू जो क्षेत्र होते हैं, मर्दा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को पवन या फिर विंड जो है इरोजन बोला जाता है। यानी कि अपने साथ जो विंड होती है वो मिट्टी को कुछ उड़ा कर ले जाती है। जैसे गर्मियों के टाइम पे आपने देखा होगा जो आंधियाँ चलती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी को एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, विंड इरोजन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोइल इरोजन ये आल्सो ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लाउइंग इन दी रॉन्ग वे, अप एंड डाउन एंड स्लोप ऑफ चैनल्स फ्रॉम द क्विक फ्लो एंड वाटर्स लीडिंग द सॉइल इरोजन। तो ये जो है कुछ कारण हैं कृषि के गलत तरीके, हम यानी कि सही तरीके से क्या नहीं करते, एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक कारण है मृदा अपरदन का। गलत ढंग से हल चलाने से भी ढाल के ऊपर जो है हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती हैं, छोटे छोटे स्ट्रीम या चैनल बन जाते हैं, उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। वहीं पे जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। तो ये जो कुछ मेथड हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को बढ़ाते हैं। सही तरीके से फार्मिंग नहीं करना, प्लाऊ को सही नहीं चलाना, ये वेज गलत वेज के अंदर हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, इसके कारण जो है सॉइल इरोजन बढ़ता है। अब दोस्तों हम कंजर्व कैसे करें सॉइल को, तो प्लाउगिंग जो होती है अलोंग द कंटूर लाइंस कैन बी डिस्कलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन दी स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लाउगिंग। तो ये जो है कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, स्टेप कैन बी कट स्लोप मेकिंग टेरेंस, तो ये दूसरा पार्ट ये हो गया, टेरेंस कल्टीवेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटूर प्लाउगिंग करें, ठीक है। टेरेंस फार्मिंग, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप लगाएं, हम क्या करें, स्ट्रिप्स लगाएं, स्ट्रिप ऑफ ग्रास are left for grow between the crops, this breaks up and force the winds, the method is known as strip cropping, terrace crop cultivation, contour ploughing। तो ये जो 3 जो हैं यहाँ पे मेथड हो गए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो मिट्टी होती है उसको बहने से रोक सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कंटूर प्लॉगिंग, जो होती है समोच्च जुताई वो बोलते हैं इसको। और ये ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें कंटूर फार्मिंग क्या होती है, इस प्रकार से हम क्या करें, कल्टीवेशन करें, जिससे हमारी जो मिट्टी है वो ऐसे फ्लो नहीं होगी और सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। वहीं पे बात करें, एक होती है, जैसे हम बात करें वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेंस फार्मिंग। तो यहाँ पे जो हमारे पश्चिमी और मध्य हिमालय के ऊपर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो ये जो होती है टेरेंस फार्मिंग क्या होती है, सीढ़ीदार खेती। जैसे आपने चाय के बागान देखे होंगे तो वहाँ पे जो है क्या होते हैं, सीढ़ीदार, ये जो सीढ़ीदार होते हैं ना, सीढ़ीदार ऐसे जो है कल्टीवेशन किया जाता है, जिससे
पानी जो है ऐसे बह के नहीं आता, वो सीढ़ियों के अंदर रुक जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। और ये मोस्टली कहाँ पे होता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय के अंदर होता है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जा सकता है। ये भी अपने आप में एक सॉइल इरोजन को रोकने का एक रीजन हो सकता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियों को उगाया जा सकता है। दिस ब्रेक्स डाउन एंड फोर्स विंड। द मेथड ऑफ नॉन स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, छोटी छोटी घास की पट्टियाँ हम लगा सकते हैं जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन दिस सिमिलर वे। और वहीं पे इन पौनों द्वारा जनित जो बल होते हैं उनको कमज़ोर करती हैं, और इस तरीके से पट्टी करसी स्ट्रिप्स जो फार्मिंग होती है उसको ग्रो किया जा सकता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर अक्सर शेल्टर बेल्ट बनाए जा सकते हैं। दीज शेल्टर बेल्ट हैव द कंट्रीब्यूटर सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून्स। यानी कि जो हमारे जो खेत होते हैं उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, हम पेड़ लगाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, शेल्टर बेल्ट उसको बोला जाता है। उसको भी पौनों को गति कम मिलती है। जब विंड ऐसे चलेंगी तो वो पेड़ जो है हवा रोक लेंगे और यहाँ से मिट्टी उड़कर आगे की साइड नहीं जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। तो ये चार ये जो हैं मेथड हो गए। एक तो कंटूर लाइन्स, हम क्या करें, कंटूर बनाएं, कंटूर फार्मिंग करें, फिर टेरेस फार्मिंग करें, टेरेस कल्टिवेशन हो गया, फिर जो है स्ट्रीप लगाएं, एक हो गया शेल्टर बनाएं। तो चार मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। हाउ टू कंजर्व सॉइल इरोजन, तो ये चार जो है मेथड यहाँ पे आपको मैंने बताए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों पौनों की गति कम कर सकते हैं तथा दीज शेल्टर बेल्ट हैव दी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली द स्टेबिलेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। यानी कि सैंड ड्यून्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं। स्टेबलाइजिंग एंड डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीकरण में महत्वपूर्ण योगदान ये निभाते हैं। ये भी आपको ध्यान करना है। तो चार मेथड इसको सॉइल इरोजन को रोकने के यहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे आप ये बता सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन क्यूजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर लैंड डिग्रेडेशन का कारण है और ग्रेजिंग। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड। यानी कि टेरेस जो अभी हमने बात करी सॉइल इरोजन को रोकने का कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो टेरेस फार्मिंग होती है वो कहाँ पे होती है, तो आपको उत्तराखंड में यानी मिडिल हिमालय में ये मोस्टली होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज द प्रीडोमिनेंटली फाउंड। यानी कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये मोस्टली झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे थे ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल जो होती है यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्लैक सॉइल आपने अभी चेक किया होगा कहाँ पे मिलती है, मोस्टली महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो है देखो मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है, तो यहाँ पे ये मोस्टली पाई जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंसर हो गए। यहाँ पे चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद में हम इसके जो फाइनल अबाउट क्वेश्चन है 30 वर्ड्स के अंदर ये सोल्व करेंगे। आपका यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद।